नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज टाइम के इस बहुत स्पेशल अंक में। बात करेंगे आज इंडियन एयरफोर्स की बुरी हालत के ऊपर। जो तस्वीरें आपके सामने टेलीविजन मीडिया के द्वारा पेश की जाती हैं कि चीन थर-थर कांपेगा, पाकिस्तान थर-थर कांपेगा, उसकी सारी की सारी जो पोल इंडियन एयरफोर्स की, उसी के चीफ ने, इंडियन एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल ने खोल के रख दी। उनसे जब पूछा गया तो आपको दो फ्रंट की वॉर लड़नी हो पाकिस्तान और चाइना से, तो क्या करोगे? तो बहुत निराश मूड में बोले, वी विल फाइट विद वॉट एवर वी हैव गॉट। सब कुछ इसमें छुपा था। 42 स्क्वाड्रन चाहिए आपको लड़ने के लिए, कम से कम। जब मनमोहन सिंह ने छोड़ा था तो हमारे पास 35 फाइटर एयरक्राफ्ट के स्क्वाड्रन थे। अब 31 हैं, 31 है, 4 कम हो गए। यानी कि 60-70 एयरक्राफ्ट और चले गए। ये 60-70 नहीं गए हैं। इसमें 2 स्क्वाड्रन ऐसे हैं जो मिग 21 के हैं, जो नॉन फंक्शनल हैं, जो अब उड़ते नहीं हैं, ग्राउंड पे खड़े हैं। उनको ये डिक्लेयर नहीं किया जा रहा है कि इनकी सर्विस हमने खत्म कर दी। इसको उड़ता हुआ ताबूत कहा जाता है, फ्लाइंग कॉफिन्स कहा जाता है। मुझे याद है कि शायद 2-4 वर्ष पहले की बात है, जब इंडियन एयरफोर्स के उस समय के चीफ से पूछा गया था पत्रकारों ने कि भाई ये एयरक्राफ्ट तो बड़ा खतरनाक है, तो नए एयरक्राफ्ट तो है ही नहीं। तो उन्होंने एक काउंटर क्वेश्चन किया कि आप में से कितने लोग 1960 की कार आज भी चला रहे हैं? 1960 की, समझो 60 साल पुरानी कार कितने लोग चला रहे हैं? तो कहने लगे, नहीं जी, अब कोई मूर्ख ही होगा जो 60 साल पुरानी कार चलाएगा साहब। कार तो 10 साल में लोग फेंक देते हैं, आजकल 15 साल में फेंक देते हैं, 8 साल में फेंक देते हैं। तो बोलते हैं हम इंडियन एयरफोर्स के अंदर 60 साल पुराना प्लेन मिग 21 आज भी चला रहे हैं, ढो रहे हैं उसको। और आपको ये भी याद होगा कि जब बालाकोट स्ट्राइक हुई थी, सर्जिकल स्ट्राइक जिसको बड़ा सफल माना जा रहा था, तो वो सर्जिकल स्ट्राइक दरअसल मिग 21 से नहीं हुई थी। भारतीय वायुसेना के अंदर एक ही घोड़ा है जो काम करता है, सब 3 स्क्वाड्रन उसके, वो है मिराज 2000। मिराज 2000 कौन लाया था भारत में? राजीव गांधी। आजाद भारत के इतिहास में अगर सबसे ज्यादा डिफेंस पर किसी ने पैसा खर्च किया तो राजीव गांधी ने किया। जीडीपी का 4.2% पैसा स्पेंड किया गया डिफेंस के ऊपर। राजीव गांधी थी जो मिराज 2000 लाए थे और साथ में जगुआर भी लाए थे। राजीव गांधी ही बोफोर्स भी लाए थे, जिस चक्कर में उनकी सरकार चली गई, लेकिन वो बोफोर्स आज तक भारतीय फौज की बैकबोन है, क्योंकि भारतीय सेना उसके बाद 155 mm की गन्स इंडक्ट ही नहीं कर पाई, और जो अब थोड़ी बहुत है वो बहुत लिमिटेड मात्रा में है। आज भी भारतीय जो फौज है, लैंड आर्मी जो है, उसका बैकबोन जो है वो बोफोर्स ही है। आप कहोगे कमाल है ना, वैसे देखा जाए तो। 4.2% राजीव गांधी ने स्पेंड किया था आर्मी के ऊपर, जीडीपी का हाईएस्ट इन 77 ईयर्स। जो लोएस्ट स्पेंड किया जा रहा है, लोएस्ट आर्मी के ऊपर हर साल, वो मोदी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। 1.89% ऑफ जीडीपी इस साल का बजट का है। 1.89% बस। इतना कम स्पेंड मतलब 1965 से पहले होता था। तभी इंडियन एयर फोर्स के चीफ ने कहा अभी कि हमारी हालत अब वही है जो 1965 में इंडियन एयरफोर्स की हालत थी, 1965 में थी। हम आज वहीं खड़े हैं। हो सकता है उन्हें बाद में काफी डांट वाट पड़ी होगी, कुछ एक्शन भी हो जाए, उनको बाद में नौकरी जब खत्म हो जाएगी तो कुछ केस वेस भी दर्ज कर दें उसके खिलाफ। क्योंकि मोदी सरकार को दरअसल क्या है ना कि इवेंट मैनेजमेंट की बहुत आदत है।
जैसे कि कह दिया कि हम 2 नई न्यूक्लियर सबमरीन्स खरीदने जा रहे हैं 40,000 करोड़ की, और फिर गोदी मीडिया की टाइटल्स आ गए सारे। चाइना कांप रहा है, पाकिस्तान कांप रहा है, हाथ भी कांप रहे हैं, पैर भी कांप रहे हैं। पर आपने उनसे पूछा, भैया ये सबमरीन कब आएंगी? 2040 में आएंगी सर। 15 साल लगेंगे सर दोनों को आने में, आप कर लो क्या करते हो। एक सबमरीन को बनाने में 10 साल लगते हैं। जब आप ऑर्डर देते हो ना, तो 10 साल का पीरियड होता है जब सबमरीन एक बनती है, कम से कम मैं आपको बताऊं। और यहां तो 2 है। तो जो अर्लीस्ट अगर कोई आएगी पहले, तो 2035 में आएगी साहब। वैसे भी ये भी सुनने में आया कि हिंदुस्तान की आधी जो सबमरीन्स हैं वो फंक्शनल ही नहीं है, वो सिर्फ खड़ी रहती हैं साहब। अब मैं क्या कहूं, उसके ऊपर ही प्रोग्राम करेंगे। फिलहाल तो मैं इंडियन एयरफोर्स के ऊपर कर रहा हूं। कैसे सरकार ने इसको क्रिपल कर दिया। नाम के लिए 31 स्क्वाड्रन है हमारे पास, 2 नॉन फंक्शनल मिग-21 के हैं। तो ये मिग-21 आपको ना, वो स्क्वाड्रन लीडर अभिनंदन, मिराज 2000 से बालाकोट स्ट्राइक किया था, सर्जिकल स्ट्राइक, और हमारा मिग-21 पाकिस्तान ने मार गिराया था। याद होगा ना आपको? बुलेट तो नहीं ना आपको? तो इतना क्लीन हमारा ऑपरेशन नहीं था सर। वो हमारा एक MI-17 हेलीकॉप्टर भी गिर गया था उसके अंदर। और जब वो मिग-21 को स्ट्राइक किया था, किसने किया था? F-16 ने। जो पाकिस्तान के F-16 है, जो उनका वॉर हॉर्स है, जो उनकी जंग का घोड़ा है जो ना, वो F-16 है, आज भी है वो। और काफी बड़ी संख्या में उनके पास F-16, छोटा मोटा नहीं है भाई, फंक्शनल है सारे। तो तब अभिनंदन पाकिस्तान में जाके गिरा, और बाद में फिर इमरान की सरकार थी, फिर उसको वापस लिया गया। वो मतलब वॉर प्रिजनर टाइप का हो जाता है वो। कितने नाटक हुए थे आपको पता ही है। पर हमारी हालत तो खराब होती चली गई। मोदी जी ने इंडियन एयरफोर्स और फौज को कमजोर करने में कोई कसर छोड़ी नहीं। आपको पिक्चर पेश की जाती कि हमारी आर्मी दुनिया की स्ट्रांग आर्मी और कितना मजबूत कर दिया हमने, ये पैसा लगाया, वो पैसा लगाया। कुछ नहीं पैसा लगाया सर, पैसा कम करते चले गए। इतना कम करते चले गए कि हर साल का जो 5-7% का इन्फ्लेशन है, महंगाई है, वो उसको भी कवर नहीं करता है। एक्चुअली मोदी जी ने हमारी फौज की कमर तोड़ी है, मैं आपको बताऊं। सच बात तो ये है। आज फौज में 2-2.5 लाख हमारे ऑफिसर्स की और जवानों की कमी है साहब। एंट्री बंद कर दी, जवान नहीं लड़ने वाले, आप बताऊं आपको मैं। ऐसे हालात हो गए हैं, लेकिन बोले कौन। पर शाबाश है इंडियन एयरफोर्स के चीफ का, बोले तो सही कम से कम कि भाई आपने कर क्या दिया हमारे साथ। और पिछले 24-25 सालों में एक एयरक्राफ्ट नहीं आया हमारे पास, फाइटर एयरक्राफ्ट भाई साहब, एक नहीं आया। सिर्फ अब राफाल जो 36 आए, बस वो हैं। राफाल को आप ये कह सकते हो कि एक मॉडर्न डे का एक नया मिराज 2000, 4th जनरेशन का मिराज 2000 और 4.5 जनरेशन का राफाल। मिराज 2000 एक मंजा हुआ घोड़ा है, मंजा हुआ घोड़ा। रफाल को अभी टेस्ट करना है कि क्या वो मंजा हुआ घोड़ा है क्या। कहते हैं कि यह मंजा हुआ घोड़ा है, लेकिन कोई बड़ी वॉर हो तो वहां पे राफेल टेस्ट हो, और जब टेस्ट हो तब पता लगे कि भाई वो कैसा है। और सुखोई जो इंडिया के पास है करीब 250-260, उसमें कहा जाता है कि एट ए टाइम 60% सुखोई जमीन पे खड़े रहते हैं, वो फंक्शनल नहीं आते, वो वॉर में भाग ही नहीं ले सकते। 40% भाग नहीं ले सकते, 60% भाग लेंगे। यानी कि 150 ही उड़ सकते हैं उसमें से। 150 वो हो गए, 40-50 ये आपके 3 स्क्वाड्रन जो है मिराज 2000 के हो गए। अब इंडिया ट्राई कर रहा है कि 9-10 मिराज 2000 कतर की एयरफोर्स के पास है, उसको खरीदने का चक्कर हुआ, भैया हमको दे दो, तुम जितने पैसे चाहिए ले लो। तो हमारे पास फाइटर एयरक्राफ्ट ही नहीं है, हमारे पास फाइटर एयरक्राफ्ट ही नहीं है। 126 बुक किए थे राफेल, मनमोहन सिंह ने कैंसिल कर दिए। 90 एयरक्राफ्ट कम हो गए ना हमारे। तो एक एक करके आते हैं, आपको फैक्ट बताते हैं। चलिए सर इस यात्रा पे हमारे साथ। ये इंडियन एयरफोर्स का एम्बलम। पहले फैक्ट पे आते हैं। 42 स्क्वाड्रन चाहिए कम से कम, 31 अवेलेबल है। फंक्शनल अवेलेबल 29 है, क्योंकि 21 स्क्वाड्रन तो, 2 स्क्वाड्रन जो है मिग-21 के तो ग्राउंडेड है, वो तो उठते नहीं। अब तो फ्लाइंग तो ऑफ खत्म हो चुके हो तो। लेकिन कागजों में दिखाने के लिए आप 31 दिखा रहे हो ना, लेकिन 2 तो बेकार ही है बिल्कुल।
सुखोई के 15 स्क्वाड्रन है, करीब करीब समझो 250-260 एयरक्राफ्ट हैं। एट ए टाइम सिर्फ 60% वॉर के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन ये इतना बड़ा और इतना हैवी एयरक्राफ्ट है कि जिसको बहुत ज्यादा वॉर्स के अंदर टेस्टिंग हुआ ही नहीं इसका कि भाई ये इस काबिल है कि नहीं है लड़ सकता है। और अभी यूक्रेन के साथ वॉर के अंदर अच्छी खासी संख्या में सुखोई क्रैश हुए हैं या यूक्रेन ने मार के गिरा दिए हैं। उससे भी भारत को चिंता है, भाई ये होगा क्या। रशियन एयरक्राफ्ट ऐसे ही है ना, कोई बहुत सुपीरियर तो है नहीं वो, तो जो वेस्टर्न एयरक्राफ्ट है ज्यादा सुपीरियर है। मिराज 2000 के 3 हमारे पास हैं, कारगिल और बालाकोट में वो ये यूज किए गए। आप सोचिए ना कि हमने कारगिल के अंदर और बालाकोट के अंदर मिराज 2000 क्यों यूज किया। एक क्वेश्चन और था कि बालाकोट तो अभी 2019 में होता है, यहां सुखोई क्यों नहीं यूज किए साहब। पूछने वाली बात है ना। अगर आपको इतना भरोसा था कि सुखोई इतने अच्छे हैं तो आपने यूज क्यों नहीं किया। फिर क्यों पुराने जो हमारा जंग का घोड़ा है मिराज 2000 उस पर क्यों डिपेंड रहे। वो राजीव गांधी लेके आए थे। जो जगुआर्स के स्क्वाड्रन्स हैं अब सिर्फ साउथ के अंदर ट्रेनिंग में यूज किए जाते हैं, अब उनका कोई दूसरा रोल तो रह नहीं गया है। और राफेल के हमारे पास 2 स्क्वाड्रन है, टोटल मिला के 36, और कोई नया खरीदारी करने का कोई कहीं दूर दूर तक चांस अभी नजर आता नहीं है। सिर्फ राजीव गांधी थे जिन्होंने क्वांटम लीप दिया था आर्म फोर्सेस को, 4.2% का जीडीपी का खर्चा किया था डिफेंस के ऊपर। मोदी जी का 1.89% है इसमें, 1.89%। तो सिर्फ एयरफोर्स ही नहीं, आर्मी नेवी सभी क्रिपल्ड है इस टाइम। और अग्निवीर ने तो फौज की जो संख्या है उसको भी पंगु बना दिया। 2 लाख से ज्यादा की शॉर्टेज आप कर लो, क्या करते हो भैया। बड़े बड़े जंगल्स हैं, घाटियां हैं, अब वहां पे टेक्नोलॉजी क्या करेगी। आपको मैन पावर चाहिए, वहां पे मैन पावर है नहीं। 2018 में 86 मल्टी रोल तेजस एयरक्राफ्ट ऑर्डर किए गए। तेजस को भारत अपनी बड़ी उपलब्धि बताता है, एक भी डिलीवर नहीं हुआ अब तक। उसके बाद हेडलाइंस के लिए मोदी जी ने कहा कि हमने 97 और तेजस ऑर्डर कर दिए हैं। ओ भाई पहले 86 तो ले लो, 97 को ऑर्डर करके होगा क्या। लेकिन गोदी मीडिया में हेडलाइंस तो बन गई 97 तेजस और आ रहे हैं। भाई ये नहीं आते 2035 2040 तक, क्या बात कर रहे हो आप। क्यों, इंजन ही नहीं है। इंजन क्यों नहीं है, क्योंकि जनरल इलेक्ट्रिक को इंजन देने हैं GT 404 या 414, वो दे ही नहीं रहा है। उसके बारे में प्रधानमंत्री जाते हैं वो बात करते हैं तो वो नहीं मानता। राजनाथ सिंह जाते हैं वो बात करते हैं भाई इंजन दो हमको, तो नहीं मानता। हाँ दूंगा, हाँ दूंगा। और अगर इंजन मिल भी जाए, और अगर इंजन मिल भी जाए, जो वादा है कि मैं 24 इंजन तुमको अधिक से अधिक साल में दे सकता हूं, अधिक से अधिक, तो इसका मतलब अधिक से अधिक 24 तेजस एक साल में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स आपको दे सकता है, अधिक से अधिक। अब भैया 24 पहले इंजन आएंगे तो 24 बनेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि जनरल इलेक्ट्रिक ने हाथ खड़े कर दिए। क्या बोला जनरल इलेक्ट्रिक, वो पहले 86 2018 वाले थे, कुछ भी एक भी डिलीवर नहीं भाई उसकी। वो कहता जी इंजन बनाने के लिए टाइटेनियम चाहिए। टाइटेनियम जो है दुनिया का 80% रशिया में निकलता है, और रशिया पे अमेरिका ने सैंक्शन लगा के रखी है। तो हमारे पास तो रॉ मटेरियल नहीं है, हम इंजन किससे बनाएंगे। और जो थोड़े बहुत टाइटेनियम उनके पास है उससे वो अपनी एयरफोर्स के इंजन बनाते हैं, या अपने बोइंग वगैरह के जो बाकी जनरल एयरक्राफ्ट है उसके इंजन बनाते हैं। अब दर्शक मित्र हमारे पूछ सकते हैं भाई हम क्यों नहीं इंजन बना सकते। अरे भाई हमसे कार का इंजन नहीं बनता यार, क्या बात कर रहे हो। एक मिक्सर ग्राइंडर तो हम चाइना से बनवा के लाते हैं आज की डेट में। एक फ्रिज का कंप्रेसर तो यहाँ बनता नहीं, वो भी चाइना से आता है। हम कौन सा इंजन बनाते हैं भाई। एयरक्राफ्ट का इंजन दुनिया में सबसे कॉम्प्लिकेटेड इंजन है, और ये महारत दुनिया के सिर्फ 5 देशों के पास है, सिर्फ 5 देश हैं बस। इंसिडेंटली वो 5 देश वीटो पावर है। अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, चीन है, रूस है। ये 5 वीटो पावर है ना यूएनओ की। इन्हीं 5 के पास सलाहियत है कि वो एयरक्राफ्ट का इंजन बना सकते हैं। दरअसल जो सिविलियन एयरक्राफ्ट है चाइना के जो उसने अपने बनाए हैं, उसमें तो वो अमेरिकन इंजन यूज कर रहा है, मैं आपको बताऊं, या फ्रेंच इंजन यूज कर रहा है वो। ये चक्कर है सारा का सारा।
तो एयरक्राफ्ट के इंजन तो बनाना और भी मुश्किल है, क्योंकि उसके अंदर तो 100 चीजें होती हैं। तो अब आपने दूसरा तो एयरक्राफ्ट कोई खरीदना नहीं है, और उसके बाद 86 जो तेजस है वो आने नहीं है, भगवान जाने कब आएंगे। तो ये उम्मीद की जाती है कि 2035 और 2040 के बीच में ये एयरक्राफ्ट डिलीवर हो सकते हैं, ये सारे के सारे, मतलब 97 और 86। लेकिन ये 86-97 जब तो 2040 तक आएंगे, तब तक तो भाई साहब ये करीब करीब 183 करीब हो जाते हैं, 180 के ऊपर हो जाते हैं ये करीब करीब। तब तक तो 180 से ऊपर एयरक्राफ्ट जो है ऑलरेडी ड्रॉप हो चुके होंगे इंडियन एयरफोर्स से, खत्म हो चुके होंगे। जगुआर पूरे खत्म, मिग 29 पूरे खत्म, मिग 21 पूरे खत्म। उसके बाद मिराज की उम्र भी खत्म हो चुकी 2035-40 तक, तो वो भी खत्म। आधे के आधे जो सुखोई है, सुखोई तो खत्म हो चुके थे, सुखोई को तो अपग्रेड करके 2035 तक तैयार किया गया। भैया तुम जिंदा रहो, तुम चले गए तो हमारे पास तो कुछ बचता ही नहीं है, नंगे पुंगे हम तो इंडिया के पास इन एक्चुअलिटी कई रिपोर्ट्स के मुताबिक तो हालात ये हैं कि जो हमारे वॉर के अंदर जो प्लेन जा सकते हैं तो 15 स्क्वाड्रन है सिर्फ, 31 है ही नहीं, वो तो सिर्फ 15। तो इंडिया फाइटिंग स्ट्रेंथ इज एक्चुअली डाउन टू लेस देन 15 स्क्वाड्रंस। ये तो मिजरेबल है, आप दो फ्रंट पे कैसे उड़ेंगे। अब पाकिस्तान के पास J-17 है और J-20 ऑलमोस्ट उसके दरवाजे पे खड़ा है, जो चाइनीज है। अब J-17 और J-20 जो है ये 4.5 एंड 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है सब। J-20 5th जनरेशन है चाइना का, हमारे पास तो 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट ही नहीं है, हमारा तो 4.5 जनरेशन है, वो भी राफेल है, और बाकी साले 4th जनरेशन वाले यहाँ पर। और बाकी कोई, और जो हमारा तेजस बन रहा है वो भी 4.5 का है, बल्कि 4 और 4.5 के बीच की जनरेशन का है वो है। अब चाइना तो उसके बाद J-31 के लिए भी तैयार हो चुका है, वो भी उसको पेपर पे क्या तैयार हो गया बिल्कुल, यानी कि जिसे क्या कहते हैं स्टेल्थ बॉम्बर। J-31 स्टेल्थ बॉम्बर, हमारा स्टेल्थ बॉम्बर तो ड्राइंग बोर्ड के ऊपर है, लगेंगे और 30-40 साल लगेंगे उसको बनाने में, बन नहीं सकता। हमसे उससे पहले तेजस्वी बना तो हम वो क्या बनाएंगे साहब। इन एक्चुअल हमारे जो वॉर के जो घोड़े हैं ना, सिर्फ मिराज 2000 और राफेल हैं। सुखोई तो 2002 में इंडक्ट हुए थे, तो अभी तक चल रहे हैं, लेकिन उसको किसी वॉर में टेस्ट नहीं हुआ है। लेकिन यूक्रेन वॉर के अंदर उनका परफॉर्मेंस कोई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है। जो कई मिलिट्री एक्सपर्ट बोलते हैं कि यूक्रेन वॉर में सुखोई का परफॉर्मेंस कोई बहुत एनकरेजिंग परफॉर्मेंस नहीं है। उसका एक बड़ा कारण यह है कि गैस गजर तो है, क्योंकि साइज बहुत बड़ा है उनका, एक नॉर्मल एयरक्राफ्ट से 1.5 गुना बड़ा एयरक्राफ्ट हो जाता है वो दिक्कत है। तो हर गुजरते साल के साथ हमारा बजट कम होता जा रहा है और एयरक्राफ्ट आउट ऑफ सर्विस होते जा रहे हैं, कट होते चले जा रहे हैं। कागज में दिखाने के लिए 31 स्क्वाड्रन आपने दिखाए जो हमारे इंडियन एयरफोर्स के चीफ ने बताए। अब सवाल ये पैदा होता है कि सिर्फ 1.89% के जीडीपी की जो स्पेंडिंग है आपकी, ये लोएस्ट है 1960 के बाद। 1960 के बाद ये जो डिफेंस एक्सपेंडिचर हमारा जो है लोएस्ट है। ये मोदी जी आपको बता रहे हैं, राजनाथ सिंह बता रहे हैं कि हमने डिफेंस के लिए बहुत कुछ किया, किसी सरकार ने किया कुछ नहीं। एक्चुअली जितनी लात इन्होंने मारी है ना डिफेंस को, तो किसने नहीं मारी। इंडिया का डिफेंस कमजोर करके 1960 के लेवल पे पहुंचा दिया इन लोगों ने। डिफेंस बजट लेस देन 2% चला गया जीडीपी का पिछले 2 साल के अंदर। ये घोषणा मत जाओ 40,000 करोड़ उसको दिया, 30,000 करोड़ उसको दिया, सब बेकार की बातें हैं, सब बेकार की बातें हैं। ये उसी 1.89% के अंदर दिया गया है, उससे बाहर कुछ नहीं दिया गया है। 36 राफेल आ गए तो 12 बाकी इंडियन एयरफोर्स का कितना एक्सपेंडिचर कट हुआ है इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। ये मैंने सारे के सारे डिफेंस के एक्सपेंडिचर दिए हैं 2015 से लेकर 2024 तक, जहां पर 2.4 2.5 का जनरल एक्सपेंडिचर होता था, सिर्फ 2020 के अंदर 2.88% का था। उसके बाद लगातार कटौती होती चली गई, जबकि मनमोहन सिंह के टाइम में जो डिफेंस एक्सपेंडिचर था वो 2.5% से 2.25% के बीच में था। उसके भी मैं कुछ सालों के यहाँ पर आपके फिगर दे रहा हूँ, यहाँ पर 2.55, 2.89, 2.71, 2.65, 2.54, 2.47, ये सारे एक्सपेंडिचर थे मनमोहन सिंह के टाइम के अंदर जीडीपी का। तो लात किसने मारी है डिफेंस को? मोदी सरकार ने।
कुछ फोटोग्राफ दिखा देता हूँ। ये असली घोड़ा है जो अभी तक लड़ रहा है भारत के लिए, मिराज 2000। और हम तो इसके लेवल का भी एयरक्राफ्ट अपनी ओर से जो तेजस बनाना चाहते हैं वो भी नहीं बना पाए। आफ्टर ऑल यही प्रूवन घोड़ा है जो काम कर रहा है, क्योंकि राफेल भी अभी तक टेस्ट तो हुआ नहीं है ना। लेकिन कहा जाता है कि राफेल मिराज का बड़ा भाई है, यानी कि एक तरह से कहा जाए तो मिराज 2000 को ही इंप्रूव करके एक क्या कहते हैं राफेल बनाया गया है। उसी की शैली को क्या कह सकते हैं कि इंप्रूव करके एक नया वर्जन आया जिसको राफेल कहा जाता है। ये हमारा तेजस मार्क 1 है। आपके पास 3 4 5 6 कुछ एयरक्राफ्ट हैं जिसको पुराने GT 404 इंजन से उड़ाया जा रहा है, लेकिन वो सिर्फ टेस्ट करने के लिए है। वो आपके कोई मतलब वॉर के अंदर जाके परफॉर्म करें, वो उस हालात में नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं। तो लड़ने वाले हालात में तेजस सिस्टम नहीं है वॉर के अंदर। ये GT 404 इंजन है तेजस का, कावेरी इसका इंडिया में नाम रखा गया था। और इंडिया ने एक्चुअली लेट 80s के अंदर ये इंजन एक अपनी ओर से इंडिजिनस बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो प्रोजेक्ट फेल हो गया था। उसके बाद इंडिया ने कभी भी कोई एयरक्राफ्ट का इंजन बनाने की सोची नहीं एक्चुअली। फिर ये F-16 पाकिस्तान का, अब ये तो मतलब लड़ाई का पुराना घोड़ा है साहब। मतलब दुनिया का अगर कोई सबसे कामयाब घोड़ा है, अगर दो जिसको कहा जाए तो मिराज 2000 और F-16 है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं आपको बताऊं कि दुनिया के दो सबसे बेहतरीन फाइटर एयरक्राफ्ट जो 1970-80 की जनरेशन से चले आ रहे हैं, वो F-16 और मिराज 2000 है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और दोनों अपनी अपनी जगह सही है, लेकिन F-16 अभी भी बहुत बड़ी संख्या में पूरी दुनिया के अंदर है और पाकिस्तान के पास अच्छी खासी संख्या में F-16 है। मेरे को लगता है शायद 50-60 से भी ज्यादा होंगे उनके पास। अभी एग्जैक्ट नंबर नहीं पता मुझे, लेकिन शायद 50-60 से भी ज्यादा हो सकते हैं। उसके बाद ये सुखोई है, बड़ा बल्कि पूरा का पूरा बल्कि एयरक्राफ्ट है। ये जो बल्कि एयरक्राफ्ट है, मैंने आपको बताया है कि जिसे क्या कह सकते हैं कि आप ये कह सकते हो कि इसके अंदर कम से कम नहीं तो 1.5 गुना बड़ा होगा एक नॉर्मल मिराज 2000 से, या 1.5 पौने 2 गुना है। बल्कि है, गैस गजलर है, उसकी मैन्योरेबिलिटी शायद उतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी की जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होते हैं जैसे कि F-16 है या मिराज 2000 है। और यूक्रेन के अंदर कोई बहुत ज्यादा कामयाब एयरक्राफ्ट के रूप में सुखोई उभर कर नहीं आया है, हमने इसको देखा है। तो ये कोई मतलब वॉर का बहुत बड़ा टेस्टेड घोड़ा हो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन बैकबोन है इंडियन एयरफोर्स की। 200-250 एयरक्राफ्ट है एट ए टाइम, सिर्फ 150 एयरक्राफ्ट ही हैं जो वॉर फ्रंट पे जा सकते हैं। ये पाकिस्तान के जो खास तौर से J-20 है फाइटर जो है, जो उसके दरवाजे पे खड़ा है। और J-20 जो है ये 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, इंडिया के पास 5th जनरेशन। ये पाकिस्तान की एयरफोर्स एक्चुअली हमसे आगे निकल गई है कुछ रिपोर्ट के मुताबिक। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कई रिपोर्ट्स कह रही हैं कि पाकिस्तान की एयरफोर्स जो है J-17 और J-20 के आने से इंडिया से आगे निकल गई है। और J-17 वहां मैन्युफैक्चर होता है, पाकिस्तान की जो यूनिट है वहां पर फैक्ट्री है, वहां मैन्युफैक्चर होता है J-17। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। और ये J-31 स्टेल्थ फाइटर चाइना का जो है ये तैयार है अभी। कमाल की बात यह है कि इंडिया का तो अभी 20 से 25 साल लग सकते हैं, क्योंकि स्टेल्थ फाइटर की जो टेक्नोलॉजी है वो कोई किसी को देता नहीं है। रूस भी नहीं देता है, अमेरिका नहीं देता, और साथ में क्या कहते हैं कि चाइना तो खैर उसका कैसे देगा इंडिया को। ये स्टेल्थ फाइटर है उसका। और J-31 जो है, J-31 को कहा जाता है कि वो एक अमेरिकन स्टेल्थ फाइटर की कॉपी है, अमेरिकन स्टेल्थ फाइटर की कॉपी है। लेकिन सबसे बड़ा जो चमत्कार दुनिया का हुआ है, जो पिछले कुछ हफ्तों में हुआ है या महीनों में, वो टर्की से आया साहब। टर्की ने एक ऐसा कमाल कर दिया जिसकी कल्पना दुनिया में कोई नहीं कर सकता था साहब। टर्की ने 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर बना के उड़ा दिया साहब। नाम रखा था कान, KAAN, राइट में उसकी फोटो भी दी हुई है साहब। ये 5वीं जनरेशन का एयरक्राफ्ट है साहब। और अमेरिका भी चौंक गया इस एयरक्राफ्ट से। तो दुनिया के बड़े बड़े जो सेनाएं हैं वो चौंक गई, चाइना भी चौंक गया, रूस भी चौंक गया है कि कान 4 साल के अंदर साहब, 4 इयर्स में बना के खड़ा कर दिया टर्की ने। मतलब 4 साल पहले, 4.5 साल पहले ड्राइंग बोर्ड पे था, आज ये हवा में है। इस बात ने सबको चौंका दिया है।
कि भाई अल्टीमेटली टर्की में इतनी हिम्मत कैसे आ गई। एक तो टर्की तो नेटो कंट्री है, एक तो मानना पड़ेगा ना, तो टेक्नोलॉजी तो अवेलेबल हो जाती है, लेकिन एयरक्राफ्ट तो टर्की के जो साइंटिस्ट है वही बनाएंगे ना, कोई बाहर वाला तो बनाएगा नहीं भाई। तो भाई उन्होंने खड़ा कर दिया कान को। अब कान बनने से खुश कौन है? एक तो चाइना खुश है और एक पाकिस्तान खुश है, क्योंकि J-31 उसको मिलने जा रहा है पाकिस्तान को, और साथ में एश्योरेंस आ गई है टर्की से पाकिस्तान को कि हम जैसी कान प्रोडक्शन में जाता है हम आपको देते हैं। J-20 ऑलरेडी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है जो उसके दरवाजे पे आ चुका है। तो पाकिस्तान की एयरफोर्स जो है इंडिया से 20 साल आगे हो गई समझो उस मामले में। मैं डरा नहीं रहा हूं, कभी कभी जमीनी हकीकत जो होती है ना, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि भाई दुनिया के और मुल्क हैं जो टेक्नोलॉजी में हमसे आगे निकल गए हैं, और फिर चूंकि पाकिस्तान चीन का दोस्त है तो उसको दे रहा है। हालांकि बहुत सारे विश्लेषक आपको मैसेंगे पाकिस्तान क्या कंगाल है, भिखारी है, फलाना है, ढिगाना है, उसका क्या मुकाबला, हमारा क्या मुकाबला करेगा। लेकिन जंग के मैदान में ना कभी किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं भारत तो इजराइल के डॉक्ट्रिन को अपना के चलता है। इजराइल का डॉक्ट्रिन, इजराइल, एक सवाल यहां पर उठना चाहिए। इजराइल की बहादुरी की बड़ी तारीफें हो रही हैं, इजराइल कैसे डेसिमेट कर रहा है, हमास को धो दिया, हिजबुल्ला को धो दिया, ईरान भी उससे डर रहा है, क्या ईरान उसके सामने धो के रख देगा। हमें एक बात तो समझनी चाहिए ना कि इजराइल का मुकाबला एक अच्छे बड़े नेशन से तो है ही नहीं ना, जहां पे उसका टेस्ट हो। उसके तो फ्लाइट जाती हैं, बम गिरा के आ जाती हैं बेरूत के अंदर। उसके सामने अगर कोई टर्की जैसा नेशन हो, या चाइना जैसा नेशन हो, या इंडिया जैसा नेशन हो, या रूस जैसा नेशन हो, तो फिर देखते कितने एयरक्राफ्ट वापस आते हैं। तो देखा जाए तो उसका मुकाबला कभी किसी मिलिट्री से तो हुआ ही नहीं है ना। अगर आपका मुकाबला किसी मिलिट्री से नहीं है तो आप बहादुरी दिखाओगे अपनी, फिर तो मिसाइलें आपकी वो रोक नहीं सकते, कोई एयर डिफेंस सिस्टम उनके पास है नहीं, और उसके साथ कोई उनके पास एयरफोर्स भी नहीं है लेबनान के पास, तो क्या मुकाबला करेंगे भाई वो। तो इजराइल को अपनी शक्ति का तब पता लगता है सामने एक वेल फ्लैज्ड फुल फ्लैज अगर कोई किसी की एयरफोर्स होती है और पूरी मिलिट्री होती है, तब पता लगता है कि उसकी ताकत कितनी है। तो हवा में तो बुलबुले बनाए जाओ, क्या फर्क पड़ता है। तो अब पाकिस्तान की एयरफोर्स की जो सुपीरियरिटी है प्रूव होती चली जा रही है कि J-17 तो बहुत बड़ी संख्या में उनके पास है, F-16 भी काफी बड़ी संख्या में उनके पास है, और 80s में तब उन्होंने 40 उनके पास एयरक्राफ्ट थे, उसके बाद कुछ और भी उनके पास आए होंगे, मुझे लगता है कि कितने हैं तो मुझे पता नहीं, लेकिन अभी कितने हैं, लेकिन 40-50 तो उनके पास है ही है, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। और J-17 तो उनका इस टाइम बैकबोन बन गया, मतलब काफी बड़ी संख्या में J-17 जो एयरक्राफ्ट हैं इस समय वो पाकिस्तान के पास हैं। हमें इस बात को नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और J-17 4 और 4.5 जनरेशन के बीच का, लेकिन जो J-20 है वो ऑलमोस्ट 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है उसका। तो ये चक्कर है सारा का सारा। तो जो इंडियन एयरफोर्स के चीफ ने समस्याएं उठाई हैं वो बिल्कुल वाजिब है साहब, 100% वाजिब है। वाजिब इसलिए है कि जमीनी हकीकत लोगों तक पहुंचानी चाहिए, सरकार को पहुंचानी चाहिए। भाई आप डिफेंस का बजट तो कट ही करते चले जा रहे हो, खत्म ही करते चले जा रहे हो, लेकिन इवेंट मैनेजमेंट करते हो। हमने 40,000 करोड़ का ये खरीद लिया, हमने 31,000 करोड़ के हमने ड्रोन खरीद लिए, अमेरिका से जाके 31 ड्रोन ले लिए, 1,000 करोड़ का एक ड्रोन ले लिया। भैया आप 31,000 करोड़ अभी दे रहे हो क्या उनको? नहीं ना, हो सकता है अगले 5 सालों में दोगे उसको, तो हर साल 4-5 आएंगे आपके पास। ये चक्कर होता है कि आपको डिक्लेयर तो कर दिया जाता है कि हम ये ले रहे हैं, लेकिन वो आते नहीं है। नेवल सबमरीन्स 2 डिक्लेयर कर दी, 2040 तक आएंगी साहब। जो नॉर्मल सबमरीन्स है वो भी नहीं है हमारे पास तो। और आर्मी का जो अपग्रेडेशन होना चाहिए था टैंकों का या फिर बाकी बख्तरबंद गाड़ियों का, तो हुआ ही नहीं है। आर्मी का बैकबोन कौन है? या तो टैंक है या 155 गन्स है, दो ही चीजें हैं उसके अंदर। बाकी तो मैं मिलिट्री मैन तो हूं नहीं, जो मेरी समझ में आता है बख्तरबंद गाड़ियां हैं। अब टैंक तो हमारे 1960 वाले, 1970 वाले हैं। ये वो टैंक हैं जिनको हम सो कॉल्ड अर्जुन टैंक कहते हैं, लेकिन ये T-90 टैंक है। T-90 टैंक तो पाकिस्तान के पास भी है।
ये वही टैंक है जिनकी कबर हमने यूक्रेन युद्ध में खुलती देखी कि टैंक कैसे भस्म हुए वहां पर, और कितनी आसानी से यूक्रेन ने उन टैंकों को नष्ट किया है। तो कबरगाह बना दिया उसको। बख्तरबंद गाड़ियां भी ऐसी हैं रूस की सारी। इवन हमने सो कॉल्ड जो जर्मन जो एक बड़े टैंक्स हैं उनके, और बड़े दुनिया के सबसे बेहतरीन टैंक्स माने जाते हैं, जब वो यूक्रेन को भेजे गए तो रशिया ने उनको भी नष्ट कर दिया। रशिया ने उनको भी नष्ट कर दिया, जो जर्मन टैंक थे, जिनको दुनिया का सबसे बेहतरीन टैंक माना जाता था, उनको भी नष्ट कर दिया आराम से। ये चक्कर सारा का सारा। और उसके बाद बाकी क्या बचता? 155 गन्स जो मेन फीचर है आपका, जिसके सहारे आपने सारा कारगिल युद्ध लड़ा आपने। 155 बोफोर्स ने आपको जिताया पूरा का। 155 प्लस मिराज 2000 ने उस टाइम, क्योंकि मिराज 2000 ने ही उन पहाड़ियों पर सारी बमबारी की थी। और मेरा उसमें सुखोई का बहुत बड़ा रोल नहीं था उसमें, जो लोग बताते हैं एक्सपर्ट, बाकी हो सकता है मैं गलत भी हूं, लेकिन मिराज 2000 का बड़ा रोल था कारगिल के अंदर। बालाकोट में मिराज 2000 नहीं थी। तो 155 अब नई कुछ गन्स आई हैं जो कि कोरियन भी हैं, कुछ एक दो और भी है, अमेरिकन भी हैं, कितनी संख्या में पता नहीं, लेकिन कम संख्या में ही है, वो भी महंगी आती हैं। लेकिन आज ये मेन स्टे जो है वो बोफोर्स ही चल रहा है। 1984 की गन आज तक चल रही है साहब, समझो 40 साल हो गए, आज भी सॉलिडली खड़ा है वहां पर। ये है। तो जमीनी हकीकत हमने आप तक पहुंचा दिया, आपको बता दिया, भाई देख लो, ये इंडियन फोर्स है। मैं नहीं कह रहा हूं, इंडियन एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल ने बात कही है कि हमारी हालत ठीक नहीं है, और युद्ध हो गया तो वी विल फाइट विद वॉट एवर वी हैव, हम उससे लड़ेंगे जो हमारे पास उपलब्ध है। ये उस निराशा को शो करता है कि हमारे पास बहुत ज्यादा नहीं है, कुछ करो, इमरजेंसी सिचुएशन है। शुक्रिया आपका बहुत बहुत, और फीडबैक दीजिएगा। न्यूज टाइम को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही छोटा छोटा आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। नीचे हमने आपके लिए दरअसल यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दोनों दिए हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर। किसी को चुनकर छोटी सी मदद करके अच्छी पत्रकारिता को, रिसर्च बेस्ड पत्रकारिता को बचाने में आप मदद कीजिएगा, हमारे साथी बनिएगा। धन्यवाद आप सबका।